एक आम आदमी एक सही ज्योतिष को कैसे पहचाने? भाई बहुत सारी मालाएं हैं, बहुत सारा कुछ पहन रखा है, पूरी जटाएं बना रखी हैं या और भी बहुत सारी मेकअप वेकअप ब्यूटी से बहुत कुछ कर रखा है। पहले तो सबका ये होता था कि आडंबर वाले होते थे, लेकिन आजकल क्या हो गया, चैट जीपीटी वाले भी हो गए। सर, मांगलिक दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, क्या ये आदमी की किस्मत को वाकई में खराब कर देते हैं? पितृ हैं आपके, पूर्वज हैं आपके, वो आपको ऊपर से बैठ के भला बुरा क्यों बोलेंगे? काल सर्प की भी बड़ी महिमा है, सचिन तेंदुलकर की कुंडली में है, तो अब वो तो वहां पे तो वो योग हो गया। अगर सब कुछ प्लेनेट पे ही निर्भर करता है तो फिर तो आदमी को कर्म ही नहीं करना चाहिए। आपका टाइम कब अच्छा आ रहा है, कभी कभी हो सकता है कि वो कर्म का फल डिले से आए। जब भी अग्नि प्रज्वलित होगी, जब भी हवन सामग्री उसके अंदर जाएगी, तो एक ना वातावरण जो है ना क्लिंज होगा। आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास नहीं जा रहे, आप कंटेंट क्रिएटर्स के पास जा रहे हैं। जब तक आप हर जातक की कुंडली को एकदम गहराई में जाके नहीं पढ़ोगे, आप सही नहीं हो सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन शर्मा और आप देख रहे हैं आपकी बात सचिन के साथ। आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है चेतन ठुकराल, जो एक ऑकल्ट साइंस एक्सपर्ट हैं। आइए स्वागत करते हैं और बात करते हैं चेतन जी से। चेतन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सचिन जी, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ऑकल्ट साइंस आखिर है क्या? ऑकल्ट साइंस आप कह सकते हैं कि इसके अंदर काफी सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे आपका एस्ट्रोलॉजी इसके अंदर आ गई, इसके अंदर पामिस्ट्री आ गई, न्यूमरोलॉजी आ गई, और एस्ट्रोलॉजी को आगे देखेंगे तो उसके आगे अंदर पराशरी के ऋषि जी ने जो बताया वो आ गया, उसके बाद जेमिनी जी जो बताया वो आ गया। तो एक काफी बड़ा दायरा हो जाता है ऑकल्ट का, कि उस वक्त तारों की गणना कैसी थी, उस वक्त तारों का स्नैपशॉट कैसा था जिस वक्त किसी भी जातक का जन्म हुआ। इसे आप मोटा मोटा समझ सकते हैं। डेप्थ में जाएंगे तो हर ऑकल्ट साइंस की हर जो स्ट्रीम है, जैसे एस्ट्रोलॉजी अलग तरीके से प्रेडिक्शन को बताएगी, न्यूमरोलॉजी अलग तरीके से थोड़ा बताएगी, इनको कहीं आप कंबाइन करेंगे। सो ये एक ओवरऑल पिक्चर है ऑकल्ट साइंस को हम कैसे बताते हैं। एक आम आदमी एक सही ज्योतिष को कैसे पहचाने? देखो, पहले तो आपको जो एक पता चल जाएगा कि किसी ने आडंबर पूरा रच रखा है। भाई बहुत सारी मालाएं हैं, बहुत सारा कुछ पहन रखा है, पूरी जटाएं बना रखी हैं या और भी बहुत सारी मेकअप वेकअप ब्यूटी से बहुत कुछ कर रखा है। और वो लोग आपको कहेंगे क्या, आप अपना क्वेश्चन लेके जाएंगे, जी आचार्य जी मेरी नौकरी कैसे लगेगी, और वो बोलेंगे आपको, अरे आपको तो ना शनि जो है ना वो बहुत तंग कर रखा है, इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। और वो क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं आएगा, वहां पे आपको सॉल्यूशन के नाम पे कुछ भी बताया जाएगा, लेकिन आपके क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं होगा वहां पे। तो आपको जहां पे क्वेश्चन से डिटैच किया जाए, जहां पे आपको दिखे बहुत ज्यादा आडंबर हो रहे हैं तो, और आपको डराया जाए, फियर मॉन्गरिंग हो, वहां से आपको सावधान होना चाहिए और आराम से वहां से निकल जाना चाहिए। पहले तो एस्ट्रोलॉजर बनता ही वो था जिसका मैथ अच्छा होता था। कहते थे जिसका बुद्ध स्ट्रांग है भाई ये एस्ट्रोलॉजी कर सकता है। अब वो क्यों? क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस इतनी है। आप जब देखोगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस इतने सारे हैं। लेट्स से कि एक अगर हम शुक्र का ही एग्जांपल ले लें तो शुक्र हर घर में बैठेगा, 12 घर होंगे, और वहां 12 घरों की हर घर में एक राशि होती है, एक घर की एक पर्टिकुलर राशि होती है। जैसे किसी भी घर में 1 नंबर 2 नंबर लिखा होता है, वो उनकी राशियां हैं। तो अब इतनी सारी वहां पे राशियां लिखी हुई हैं, तो 12/12 कॉम्बिनेशन तो यही हो गए। उसके बाद आप देखोगे कितनी दृष्टियां बन रही हैं, कितने उनके नक्षत्र हैं, पूरी कैलकुलेशन करोगे। फिर आप देखोगे कि यार क्या कहाँ पे सही बैठ रहा है, कौन सी चीजें बैठ रही हैं। फिर आप परिस्थिति भी देखोगे, फिर कोई कुछ प्रेडिक्शन कर पाएगा। इसको मैं सीधा कह दूं, शनि पहले घर में बैठ के आपको डिले दे सकता है आपके सक्सेस में या आपकी पर्सनैलिटी में। ये तो फिर कहानियां ही चल रही हैं, फिलॉसफी चल रही है, इससे आप कुछ बता नहीं रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। तो इंसान को 2 जनों से ज्यादा बचना चाहिए। पहले तो सबका ये होता था कि आडंबर वाले होते थे, लेकिन आजकल क्या हो गया, चैट जीपीटी वाले भी हो गए हैं। ठीक है, वो चैट जीपीटी वाले बस कहानियां चैट जीपीटी ने बना दी है, प्यारी सी स्क्रिप्ट जो सुनने में अच्छी लगेगी, लोग सुनेंगे भी, क्योंकि चैट जीपीटी एक अच्छा कंटेंट राइटिंग टूल है, तो उससे आप स्क्रिप्ट बनाएंगे तो अच्छी लगेगी। तो बस वो उसी का फायदा उठा रहे हैं, और लोगों को इन दोनों से ही बचना चाहिए। सर, मांगलिक दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, क्या ये आदमी की किस्मत को वाकई में खराब कर देते हैं? पहले आपने कहा मांगलिक दोष। अब मांगलिक दोष नॉर्थ इंडिया में अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि 5 घरों में अगर मंगल बैठा होगा तो मांगलिक दोष है। साउथ इंडिया में 1 घर और जोड़ देते हैं। अब अगर 5 या 6 घरों में
मंगल बैठा है तो मांगलिक दोष बोल रहे हैं, टोटल 12 घर हैं, तो आधी दुनिया मांगलिक है। अब आधी दुनिया ही मांगलिक है तो उसमें दोष कैसा? अब मंगल कहीं ना कहीं तो बैठेगा ना 12 घरों में। आपने आधी जनता को कह दिया आप मांगलिक हैं और आधी जनता अब मंगल में फंसी हुई है। अब कोई भी आया जातक परेशान है, किसी ना किसी चीज को लेके हर कोई परेशान है, अब उसी में आप फंस गए। अच्छा, आपका तो मंगल खराब है, आपको तो मांगलिक है। पहले पत्री मिलाने का वो होता था ना सिस्टम कि भाई हम पत्री मिलाएंगे और फिर शादी करेंगे। अब उसमें किसने कह दिया मंगल है यार, अब मंगल तो कहीं ना कहीं तो बैठेगा ही। आधे घरों को आपने मंगल में मांगलिक में डाल दिया तो मतलब आधी जनता परेशान है, आपके पास क्लाइंट बने हुए हैं। इसको क्लाइंटेज से ज्यादा क्या कहोगे? कोई पर्टिकुलर चीज होगी जो ज्यादा दुखदाई होगी और ज्यादा कष्टदायी होगी, उसे तो आप कह भी सकते हैं कोई दोष है। जो हर एक में ही है वो दोष कहां से? लेकिन सर ये तो आपको पता है क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, लेकिन एक कॉमन आदमी को नहीं पता और उसके डर का वो फायदा उठा लेते हैं। वही तो है। पहले क्या हो रहा था कि पहले कुछ लोग फायदा उठा रहे थे जो पूरा आडंबर करते थे, लेकिन अगर उस वक्त भी आप किसी ढंग के ज्योतिषी से पूछते तो वो आपको ऐसे भ्रमों में नहीं डालता। उस वक्त भी अच्छे ज्योतिषी थे और आज भी हैं। तो 100 में से आपको 5 या 10 अच्छे लोग मिलेंगे। दुर्भाग्यवश कह लीजिए, जैसे मर्जी कह लीजिए कि 90% आपको वही लोग मिलते हैं जिनका या तो ज्ञान ही अधूरा है या जो सिर्फ उनको कुछ को पता भी है लेकिन वो डर का बिजनेस चलाना चाहते हैं। पितृदोष जी, ठीक है। कई जगहों पे लिखा हुआ वर्णित मिलेगा आपको कि 5वें घर में राहु बैठा है तो पितृदोष है, या 9वें घर में बैठा है। कई कहेंगे कि दोनों में बैठा है तो पितृदोष है। जो चैट जीपीटी वाले आ गए वो कहेंगे यार केतु भी बैठा तो भी ऐसे ही फल देगा। ठीक है। लेकिन मैं चेतन जी आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये चैट जीपीटी का जो ये चला है सिस्टम नया वाला, ये तो मतलब नुकसान तो अल्टीमेटली जो बेचारे परेशान लोग हैं उन्हीं का ज्यादा कर रहा है ना। हाँ, मतलब वो चैट जीपीटी परेशान नहीं कर रहा है, जो लोग चैट जीपीटी की स्क्रिप्ट बना से पढ़ के और वो ज्ञान बांट रहे हैं वो परेशान कर रहे हैं कि अब उन्होंने 4 कॉम्बिनेशन लगा दिए पितृदोष के। अब 4 कॉम्बिनेशन कई में तो फिट बैठेंगे ही, ठीक है, कहीं ना कहीं तो फिट बैठेंगे ही। 1/6 जनता को आप कह रहे हो कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है, मतलब कि आप ये समझो कह रहे हो 170 करोड़ लोगों को कह रहे हो कि यही है। 170 करोड़ लोगों का भविष्य आप ऐसे बता रहे हो कि 800 करोड़ की लगभग जनसंख्या है पूरी धरती पे। ये तो कुछ गलत है, ठीक है। और उसके आगे ऊपर चलते हैं, पितृ हैं आपके, पूर्वज हैं आपके, वो आपको ऊपर से बैठ के भला बुरा क्यों बोलेंगे? सर मैं भी कई बार ये सोचता हूँ कि मेरे लोग, मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी या मेरी फैमिली का जहाँ से मतलब बहुत जो पीछे के जो मेरे लोग हैं या जो जा चुके हैं इस दुनिया से, वो मेरा बुरा क्यों चाहेंगे, अपने बच्चों का बुरा क्यों चाहेंगे? वो है ना कि वो अपने बच्चों का बुरा चाहते ही नहीं है, ठीक है। और हम बिलीव करते हैं कि एक जन्म के बाद दूसरा जन्म आएगा, तो अगर वो निकल गए तो फिर वो आगे निकल चुके हैं ना। हाँ, वो आपके लिए नहीं बैठे हैं, ठीक है। और कुछ डिवाइन आत्माएं होंगी जो इनलाइटन हो गई होंगी, जिनको मोक्ष मिल गया होगा, उनसे आप शायद कनेक्ट भी कर लें, लेकिन वो बहुत कम होंगी। वो कहाँ ढूंढने पे मिलेंगी? और आपको कैसे? और जिनको मोक्ष मिल गया वो तो पहले ही इतनी डिवाइन हो गई, वो आपको भला बुरा क्यों कहेंगी? वो तो कहेंगी बेटा सब अच्छा ही है, सही रास्ते पे चलो, सही काम करो, सब अच्छा है। वो तो यही कहेंगी। तो फिर ये तो कहीं और ही जा रहा है ना, डराने के लिए जा रहा है। हाँ, अब ये कह सकते हैं कुछ स्थितियों में, हर स्थिति में नहीं, मतलब कुछ तरीके से ये कह सकते हैं कि भाई अगर 9वें में राहु बैठा है तो वो आपको थोड़ा दूर ले जाएगा, क्योंकि कई बार वो दूर की यात्राएं करा सकता है। अच्छा। लेकिन उसमें भी बाकी कॉम्बिनेशंस देखने पड़ेंगे। सिर्फ ये कह देना कि 9वें का राहु आपको ऐसा ऐसा करा देगा, ऐसे कुछ नहीं कर सकता जब तक आप उसको इन डेप्थ में हर लेवल पे चेक नहीं करोगे, उसके नक्षत्र लेवल, उप नक्षत्र लेवल्स पे जाके चेक नहीं करोगे, तब तक आप कुछ नहीं बता सकते कि एक प्लेनेट कहाँ पे क्या कर सकता है। नहीं तो आप बताओ ना कि पूरी दुनिया को 12 भागों में बांट दो, फिर 12 ही तरीके के लोग होंगे, या तो 12 सुखी रहेंगे या दुखी रहेंगे। बीच में तो वो तो कुछ होगा ही नहीं ना। तो ये तो आप कुछ गलत ही लेके जा रहे हो ना। तो इसीलिए पितृ आपको कहीं पे भी कुछ नहीं कह रहे, ठीक है। उसके बाद आपने कहा कालसर्प दोष, सर बहुत सुना है। अब कालसर्प की भी बड़ी महिमा है, ठीक है। 1980 से पहले कालसर्प नाम का कुछ था ही नहीं। 1980 के करीब एक पंडित जी थे, और मैं उनका नाम नहीं लूं तो ही ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो उन्होंने कालसर्प को पहली बार डॉक्यूमेंट किया। उसके बाद कईयों ने 10-15 साल बाद या 2000 के करीब, सन 2000 के करीब कहा कि नहीं अब ये ना 12 अलग अलग टाइप के कालसर्प हो गए, ठीक है, कि भाई राहु यहां बैठा तो ये वाला कालसर्प, ये 12 अलग अलग टाइप के कालसर्प हो गए। और आज तक उनमें से कोई ये नहीं बता पाया कि कालसर्प योग कब है, दोष कब है। आप किसी से ही पूछ लो कि ये योग कब होगा, दोष कब होगा, ठीक है। दोष ही सुना है हमने तो। अब आप कहो कि सचिन तेंदुलकर की कुंडली में है, तो अब वो तो वहां पे तो वो योग हो गया।
अच्छा। जवाहरलाल नेहरू की कुंडली अच्छा, में है। योग और दोष भी अलग अलग पैटर्न पे काम करते हैं मतलब? हाँ, कुछ होंगे ना कि कुछ हो गए योग, कुछ हो गए दोष, है ना। नहीं, मैंने ये तो सुना था कि सचिन तेंदुलकर की कुंडली में काल सर्प दोष था, इसीलिए इतने बड़े क्रिकेटर बने वो। लेकिन अब तो वो योग हो गया ना, जब बड़ा बन गया आदमी। अच्छा, तो वो योग उसका- में कन्वर्ट हो गया। हाँ, तो वो बड़ा। अब वो योग, अब लोग उसे योग कहेंगे, हम्म। अब उसका दोष थोड़ी कहेंगे। जब उस बंदे ने सक्सेस कर ली अपनी, तो वो फिर- योग में। हाँ, फिर आप कह देंगे कि यार अगर आप ना डिसिप्लिन रहो, अपनी कुछ इच्छाओं का त्याग करो। चलो मैं नाम लेके एक बात करता हूं अभी यहाँ पे। अरुण पंडित जी हैं, वो कह रहे हैं, उनकी एक रील थी, काफी पुरानी रील, और कि भाई वो एक पॉडकास्ट में बोल रहे हैं कि भाई अगर आप अपनी किसी चीज का त्याग करो, कुछ करो ऐसा, तो वो योग बन जाएगा, तो वो योग बन जाएगा, वो दोष नहीं रहेगा। अच्छा। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आपका राहु केतु कोई भी ग्रह कहीं पे भी बैठा है, आप अपनी विलासता का, आप अपने सुखों का, या जो लग्जरी है उसका थोड़ा सा ना डिटैच हो जाओ उससे, या थोड़ा सा उनका त्याग कर दो, अपना फोकस बढ़ा लो एक ही चीज पे, तो आप फिर भी सक्सेस हो ही जाओगे। तो अब इसमें राहु केतु कहीं पे भी हो, अगर आप परिश्रम करोगे, तो आप फोकस रहोगे, करोगे। आप अच्छा सोचोगे, तो जब आपके अच्छे योगों का टाइम आएगा, जब आपका अच्छा टाइम आएगा, तब आपको जितनी सक्सेस मिलनी होगी उससे ज्यादा मिलेगी। ये कर सकते हैं हम। अब इसमें कुछ रहा ही नहीं ना योग या दोष, इसमें तो बस यही हो गया कि बस बोल दिया, एक जेनरिक स्टेटमेंट दे दी हमने। तो ये जेनरिक स्टेटमेंट से एस्ट्रोलॉजी नहीं हो रही। एक जन्म कुंडली को प्रेडिक्ट करने के लिए या उसको देखने के लिए कितना समय एक चाहिए एक एस्ट्रोलॉजर को? पहले की बात करूं मैं, अगर जब शायद मेरी माता श्री करती होंगी, उस टाइम के ज़माने की बात करूं मैं, तो उस टाइम पे बड़ा टाइम चाहिए होता था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी मतलब कैलकुलेशन हाथों से ही होती थी। आजकल तो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर से हो जाती है, लेकिन इसमें भी कई बार हमें देखना पड़ता है कि कई लोगों को अपना सही टाइम पता नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, तो उनके साथ कंसल्ट करना पड़ता है, उनको पूछना पड़ता है कि आप अपनी लाइफ के कुछ मेजर इंसिडेंट्स बताओ, तभी आपका टाइम हम वेरीफाई कर सकें। क्योंकि यहाँ पे भी एक और भ्रांति है जो कहीं ना कहीं हमारे लोकल जो पंडितों ने फैलाई होगी, या किसने फैलाई होगी, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, बट किसी ने फैलाई है। 2 घंटे की जो लगन है ना, वो सेम रहता है। एक कुंडली में 2 घंटे का टाइम जो है वो सेम रहता है, लगन सेम रहता है, तो कुंडली सेम बनती है, लेकिन वो ऊपर ऊपर से सेम बनती है। अच्छा। अगर आप उसको नक्षत्र लेवल पे देखोगे, उपनक्षत्र लेवल पे देखोगे, तो वो चेंज हो चुकी होती है, वो 3-4 मिनट में ही चेंज हो चुकी होती है। और यही एक रीजन है कि 2 ट्विंस की कुंडली भी अलग होती है सर, क्योंकि जबकि वो सेम। हाँ, वो 3-4 मिनट से अलग हो जाती है, तो उनका भाग्य भी अलग ही होता है। उसको आप इतना ज्यादा, उनके जीवन में कुछ चीजें सेम होंगी, उनकी कुछ आदतें भी सेम होंगी, लेकिन उनका जीवन फिर भी थोड़ा बहुत अलग जाएगा। एक अगर आपको फाइनेंस सेक्टर में जाता हुआ दिख रहा है, तो दूसरा आपको किसी और सेक्टर में जाता हुआ दिख सकता है, और ये अक्सर दिखता है। ये अक्सर दिखता है सर। वो इसीलिए क्योंकि वो 2-3 मिनट में कुंडली बदल गई होती है। अब यहाँ पे लोग कह देते हैं कि यार मेरी कुंडली तो ये रही 2 घंटे की सेम कुंडली होती है, आप मेरी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेरे को ना टाइम नहीं पता, मेरी कुंडली ना मेरी मम्मी ने ये बना के रखी थी, मेरे माताजी ने या पिताजी ने ये बना के दी थी, आप इसको देख के बता दो। अब मैं कहता हूँ भाई ना इसमें कोई डिग्री लिखी है, कौन सा प्लेनेट कौन सी डिग्री का है, ना कुछ लिखा है, मैं प्रिडिक्ट कहाँ से करे कोई बंदा। तो फिर यही बोलना पड़ता है उन्हें, आप आए हमारे साथ बात करें, हम बात करते हैं, आपकी पुरानी घटनाओं से समझने की कोशिश करते हैं कि आपका सही टाइम ऑफ बर्थ क्या होगा। यहाँ पे लोगों को देखना पड़ता है। तो अब यही पॉइंट है कि हम पूरी कुंडली को, हमें कुंडली बदलती रहती है, इट इज डायनामिक, लेकिन जहां पे अब ये जो भ्रांति है कि 2 घंटे सेम है, वो कुछ गलत है। आजकल अगर हमने बात करके 15-20 मिनट या आधा घंटे में पता लगा लिया सही टाइम क्या है, इतना तो टाइम लगाने का है, ठीक है। या फिर कई बार अगर आपका सही भी है, बहुतों के पास सही भी होता है टाइम, तो वो टाइम बच गया आधा घंटा, उसके बाद नियरली आजकल के सॉफ्टवेयर से देखने में सिर्फ आधा घंटा लगता है। जैसे हमने बहुत सुना है कि नीलम पहनो और रातों रात आप अरबपति करोड़पति बन जाओगे, तो सर क्या रत्न धारण करने से आदमी अरबपति बन सकता है? देखो सर मैंने तो धारण किए हुए हैं वैसे तो, ठीक है, लेकिन मैं अरबपति तो लेकिन मैंने कुछ नहीं धारण किए हुए, ठीक है, और हम दोनों अभी एक मिडिल क्लास ही हैं। हाँ सर, है ना। तो अब इसका उत्तर 2 उसमें देता हूँ, 2 पार्ट्स में देता हूँ जी। ठीक है। पहला पार्ट मैं पहले बताता हूँ। तो मैं ये उतार दूं? नहीं, वो आप अभी मैं बता लूं, फिर आप डिसीजन लीजिएगा। अच्छा, ठीक है। तो पहला तो है कि आप अगर लोअर क्लास में पैदा हुए हैं तो आप लोअर में ही रह जाते हैं, मिडिल में पैदा हुए हैं मिडिल में ही रह जाते हैं, अपर में पैदा हुए हैं अपर में रह जाते हैं, एक्सट्रीम अपर में है तो आप वहीं पे होते हैं।
कई लोग 1 से 2 की इधर से इधर जंप लगाते हैं, हाँ, एक बिल्कुल एक पायदान की लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं। लेकिन वो आपको 0.001% मिलते हैं। बिल्कुल। आप वो उनको आप खुद ही जान जाते हैं कि यार चलो भाई, कपिल शर्मा जी हैं, इन्होंने कहां हाँ, से शुरू किया जीरो था, से कहां पहुंच हीरो गए तक हैं, का सफर ठीक तय है ना, किया, no doubt। इन्होंने अभी एक्सट्रीम लेवल पे तो नहीं पहुंचे, लेकिन मिडिल क्लास से ऊपर पहुंच गए हैं ये, ठीक है ना। लोअर क्लास से, जैसे ये बताते हैं अपने उसमें कि लोअर क्लास से फिर मिडिल क्लास में नहीं है, अब ये अपर क्लास में है, एक्सट्रीम अपर में भी नहीं है लेकिन अपर में है। इन्होंने इतनी जंप तो लगाई है, ठीक है। तो वो नाम आपको पहले ही पता चल जाते हैं, वो जिन्होंने कई जंपें लगाई हैं, और मतलब एक आध जंप कई लोग लगाते हैं, लेकिन जिन्होंने ज्यादा जंप लगाई है नहीं। इसका एक रीजन भी है, ठीक है। इसका रीजन ये है कि हमारी जो काउंसलिंग है वो हमारी 1 से 8 साल में काफी ज्यादा हो रही होती है पेरेंट्स के थ्रू, और वहीं हमारे हाथ की रेखाएं बननी भी शुरू हो जाती हैं। किसी भी बालक की या बच्चे की जो रेखाएं हाथ है वो हमें 7 या 8 साल के बाद देखना होता है। यही है कि उस टाइम पे वो जो हाथ था वो बन रहा था, ठीक है। चाहे अगर एक नियर बाय एरिया में एक ही टाइम पे 2-3 जातक भी पैदा हुए होंगे, लेकिन एक पैदा हुआ होगा एक सर्टन सेट ऑफ पेरेंट्स के पास, एक किसी और अमीर, थोड़े अमीर घर में, तो एक मेंटल काउंसलिंग हो जाती है एक हद तक की। लोअर क्लास वाला मिडिल क्लास तक जंप कर रहा है तो मिडिल क्लास वाला एक क्लास ऊपर जंप कर जाएगा, वो दोनों में इतनी काबिलियत होगी जंप करने की, उनके वक्त में आएगा। लेकिन इतना एकदम से जंप वो भी नहीं कर, कोई लोअर क्लास वाला हायर क्लास में नहीं आएगा। सही बात है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है, एक तो ये सिस्टम समझना पड़ेगा हमें। रतन की जो बात थी वो ये थी कि रतन जो है वो आपको, आपका जब सही टाइम होगा, जब उस रतन का स्पेसिफिक पीरियड चल रहा है, ठीक है, कि आपकी कोई स्पेसिफिक दशा चल रही है और वो दशा आपके लिए लाभदायक भी है, ठीक है, और आप उसका रतन धारण करते हैं, तो वो सर्टेनली आपको कुछ बूस्ट देगा। अच्छा, मतलब इम्पैक्ट आता है? इम्पैक्ट तो आएगा, अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ड्रास्टिक इम्पैक्ट आएगा। और वो इम्पैक्ट आएगा भी कैसे? पहले आपने रतन डाला, उसकी रेज आपके अंदर जा रही हैं, ठीक है, आपसे वो टच में है, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी, थोड़ी बहुत चेंजेस आ रहे हैं, तो वो चेंजेस आपको मोटिवेट कर रहे हैं और आप फिर अपना एक्शन ले रहे हैं। यही चीज आप अगर नाम जाप करें या आप कोई भी मंत्र पढ़ते हैं किसी स्पेसिफिक देवी देवता का, मेडिटेशन करते हैं, तो अपने आप को उधर भी ऊपर उठना उठाया जा सकता है कि आप रतन के लेवल तक ले आओ अपने आप। तो ये है कि आप अगर अपने आप को जैसे मर्जी अपलिफ्ट कर लोगे वैसे वो एक्शन देगा। तो ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं काम करते, बट ऐसा नहीं है कि आपने नीलम डाल लिया और कोई जादू हो गया, और कोई जादू हो गया और आप करोड़पति बन गए। अगर करोड़पति होते तो दुनिया में एस्ट्रोलॉजर्स करोड़पति ही होते, क्योंकि उनके पास तो खजाना है, खजाना सारे रत्न है, 9 रत्न के हैं, सारे रत्न, सारी रेमेडी, खजाना है सब कुछ। सर, एस्ट्रोलॉजी कहती है कि सब कुछ प्लैनेट पे ही निर्भर होता है, तो अगर सब कुछ प्लैनेट पे ही निर्भर करता है तो फिर तो आदमी को कर्म ही नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हमें शायद देखना चाहिए कि श्री कृष्ण जी ने क्या बोला था। श्री कृष्ण जी ने भी कहा था कि कर्म ही सर्वोपरि है। तो अब कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म करना ही पड़ेगा। प्लैनेटरी क्या है कि एक मेजरमेंट है, आपका टाइम कब अच्छा आ रहा है। कभी कभी हो सकता है कि वो कर्म का फल डिले से आए। अब वो जो फल है वो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन डिफाइन कर सकते हैं कि कब आएगा या कितने लेवल तक आएगा। और इससे ज्यादा अगर मैं आपको एक बात बताऊं, आप या कोई भी जो भी देख रहा हो ये वीडियो, जो भी 10, 15 या 20 साल से ऊपर का जातक है, क्योंकि 15 साल में तो हाथ पूरा डेवलप हो जाता है। अगर आपको लगता है कि हाथ में आपके कुछ रह गया है या नहीं है, ठीक है, या उतना सक्सेस नहीं दिख रहा है आपको, तो आप 10 साल लगातार मेहनत करके देखिए। आप 15 साल के, 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के हैं, 35 साल के भी हैं, तो भी आप देख लें कि आप मेहनत करना शुरू करें, जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं, डिसिप्लिन में रहें और लोगों को दान धर्म भी करें, और फिर अपने 10 साल बाद रेखाएं देख लेना हाथ की। सर, चेंज हो जाती हैं? चेंज हो जाएंगी। तो अब रेखाएं चेंज हो गई हैं तो इसका मतलब है कि फल आपका चेंज हो गया है। तो प्लैनेट को आप ऐसे समझ सकते हैं एक थर्मामीटर है या एक मेजरमेंट है कि कब फल आ रहा है या कब आपके कॉन्सिक्वेंस या कब आपकी चेतना उस लेवल पे है कि कहां क्या होगा। लेकिन अगर आप अपने हाथों को देखेंगे और आपने उतना परिश्रम किया है तो ये रेखाएं बदल जाएंगी और आपको फल वही मिलेगा जो आपने मेहनत की है। वो डिले हो सकता है, इसीलिए कहा गया ना कि उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है। सर, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर, बड़े बड़े ज्योतिष एक एक पूजा अनुष्ठान करने के लाखों रुपए रिचार्ज कर लेते हैं, फिर उसमें
वो बोलते हैं कि भाई आपको कोई कोर्ट कचहरी है, कोई आपका फैमिली डिस्प्यूट है, कोई आपके ऊपर जेल जाने की योग हैं, तो क्या ये पूजा अनुष्ठान कराने से क्या इस तरह की जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो सकती हैं? अगर कोई कहे कि मैं भाई पूजा अनुष्ठान करा के आपके जो कोर्ट कचहरी के फैसले हैं वो आपके पास ले आऊंगा, मैं कहता हूं कि मुझे बताओ ऐसा कौन सा ज्योतिषी दावा कर सकता है या ऐसा कौन सा पंडित दावा कर सकता है कि सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, आपने जो भी कुकर्म किए हैं आपको किसी की सजा नहीं मिलेगी और आप बरी हो जाओगे। ऐसी पूजा पाठ का या हवन अनुष्ठान का क्या सिग्निफिकेंस है, इसको ऐसे समझते हैं, थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के समझाता हूं आपको। जब भी अग्नि प्रज्वलित होगी, जब भी हवन सामग्री उसके अंदर जाएगी, तो एक ना वातावरण जो है ना क्लिंज होता है। जब वो इतनी ज्यादा क्लिंजिंग होगी तो एक पॉजिटिविटी बनेगी, आप पॉजिटिव होंगे, ऑरा पॉजिटिव होगा। जब पॉजिटिविटी आएगी तो आप और अच्छी चीजें कर सकेंगे, ठीक है, और जब आप कर सकेंगे तो आपका उत्थान होगा। तो हवन अनुष्ठान का अपनी महिमा है, लेकिन उनको लाख या 10-10 लाख तक ले जाना, उसका कोई लॉजिक उतना। अगर मैं कहूंगा कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, आप सिंपल अपने पंडित जी को बुला के हवन अनुष्ठान कीजिए, जो भी आपके देवी देवता हैं या जो आपके पंडित जी बता देते हैं उनका मंत्र जाप कीजिए, उनकी पूजा कीजिए एक छोटा हवन कराने के बाद, तब भी आपको फल मिल जाएगा जो उस परमात्मा के नियम के हिसाब से सही होगा। ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन हाँ पॉजिटिविटी आएगी, अच्छा होगा, चीजें बेहतरी की तरफ मुड़ेंगी। चेतन जी, रियल प्रेडिक्शन और तुक्के वाले प्रेडिक्शन, इस पर आपका क्या कहना है? ये तो आज का कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। क्योंकि अभी इस एस्ट्रोलॉजी को एक मार्केट बना दिया है और इस मार्केट में सिर्फ और सिर्फ तुक्के वाली प्रेडिक्शन चल रही है, रियल प्रेडिक्शन हो ही नहीं रही। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, लेकिन वो हो ही नहीं रही है। अब एक है सुमित जी चिड़िया वाले, एक है वायराखी जी, और भी बहुत सारे हैं। ये दो नाम मैंने इसलिए लिए क्योंकि जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इन्होंने उन एग्जांपल्स के ऊपर अपनी टिप्पणी की थी। इस साल में 2 प्रेडिक्शन सबसे बड़ी हुई हैं, T20 की, एक वेस्ट बंगाल की। T20 में चिड़िया वाले ये कहते हैं कि इंडिया फाइनल में जाएगी ही नहीं, ठीक है, वो हारी है। और जब इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल जीत गई T20 का, तो ये कहते हैं नहीं, मैंने उसी दिन जिस दिन वर्ल्ड कप फाइनल था उस दिन इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। बट प्रॉब्लम यह है कि प्रेस वाले भी आज तक ढूंढ रहे हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कहां थी। एक जो झूठ का ना एक पहाड़ बना दिया है। उसके बाद बताता हूं, वेस्ट बंगाल में ये कहते कि ममता दीदी जो है वो जीत जाएंगी, अब ममता दीदी हार गई। ऐसे ही वाई राखी जी की बात सुनोगे आप, तो वाई राखी जी कह रही हैं T20 में कि नहीं इंडिया नहीं जीतेगी। फिर इंडिया जीत सकती है अगर आप सब लोग हनुमान चालीसा पढ़े। चलो हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, अच्छी बात है, मैं भी रोज पढ़ता हूं। बताना भूल गई शायद वो कि कितने बंदों को पढ़नी है, प्लेयर्स को पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, या ऑडियंस को पढ़नी है, या ऑडियंस को पढ़नी है, बाहर बैठ के पढ़नी है, अंदर बैठ के पढ़नी है। अगर जीत गई तो अच्छा, आपने हनुमान चालीसा पढ़ी थी, बहुत बढ़िया किया। हार गई, आप लोगों ने ढंग से हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी। अब हनुमान जी को बीच में पिक्चर में ला के आप सनातन धर्म को कहां से तोड़ मरोड़ रहे हैं, उसका एक एंड नहीं है ना। और बता देता हूं, एग्जाम्पल तो खत्म ही नहीं होंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल और बताता हूं। जी। एक रीना जी हैं, उन्होंने अक्टूबर में प्रेडिक्शन की है, उनका भी अच्छा चैनल है, उन्होंने अक्टूबर में प्रेडिक्शन की है कि ममता दीदी जो है वो वेस्ट बंगाल में जीतेगी। और फिर उन्होंने मार्च में प्रेडिक्शन करी है, नहीं मेरे को तो पता ही है कि ममता दीदी वेस्ट बंगाल में जीत नहीं सकती। मतलब 6 महीने में आपकी प्रेडिक्शन बदल गई है। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है न्यूज में कि बीजेपी ने CRPF लगा रखी है, आर्मी लगा रखी है, सब लगा रखा है, तो आपने प्रेडिक्शन ही बदल दी है। ठीक है, ये सब का यही हाल है। और ये चिड़िया वाले जी अक्टूबर में और एक फरवरी में इनकी स्टेटमेंट आई, मुझे याद नहीं किसमें क्या बोला, लेकिन अक्टूबर में और फरवरी में जो स्टेटमेंट आई उसमें एक में कहते हैं कि योगी जी अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं नहीं, मोदी जी ही रहेंगे। तो अब कोई भी रहेगा अगली बारी, ये अपनी प्रेडिक्शन उठा देंगे, वो वाली, देखा मैंने तो कहा था। अब ये दोनों चीजें कह के बैठे होते हैं ये लोग, और अपनी वो वाली रील निकाल के दिखा देंगे आपको। अब इसमें कहां से कोई प्रेडिक्शन सही हुई या क्या हुआ, है तो तुक्का ही हो गया ना। अब प्रेडिक्शन सही की कैसे जाएगी ये बताता हूं।
अब प्रिडिक्शन अगर आपको सही करनी हो, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। पहली बात, कई लोग बोल देंगे कि देश की या उस पर्टिकुलर पार्टी की हमने कुंडली बना ली, लेकिन कुंडली जब भी बनती है तो वो देश काल परिस्थिति जहां पे लगेगा, पंचभूत लगेंगे, जहां पे एक सोल होगी, ठीक है ना, जहां पे चेतना होगी, वहां पे कुंडली बनेगी। और अगर आपको इंडिया की कुंडली बनानी है तो इंडिया की कौन सी कुंडली बनाओगे? इंडिया की, जम्मू द्वीप की, अखंड भारत की, या इंडिया जब आजाद हुआ था, जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, अलग अलग कुंडली बनेंगी। ऐसे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ किसी मेजर बुक में देश की कुंडली बना लें और उसके ऊपर प्रेडिक्शन करने लग जाए। ये पॉसिबल ही नहीं है। पिछले कुछ महीनों में की बात ही अगर मैं करूं कि मेरे पास जितने भी फेमस पर्सनैलिटीज आई जिनका डेटा ऑनलाइन अवेलेबल था, तो उनमें से 3 का ऑनलाइन जो था वो स्टेटस कुछ और था, डेट ऑफ बर्थ का। अच्छा, और जब आपके पास आए तो कुछ और था? जो मेरे पास आया वो कुछ और था, वो रियल था। अब वो और जो उन्होंने तो online- रियली बताया होगा ना मुझे, क्योंकि उनको मुझसे प्रेडिक्शन चाहिए, दे आर नहीं पेइंग मी। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ऑनलाइन कुछ और पड़ा हुआ है। तो अब सही कुंडली मिलना ही बहुत मुश्किल है। और ममता दीदी की कुंडली किसी के पास है ही नहीं। तो ये जो लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तुक्केबाजी है। तुक्केबाजी का तो एक आलम मैं आपको इतना हद तक बता देता हूं, गोल्ड ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, वो किसी की भविष्यवाणी सही हो ही नहीं रही है। मैं आपको 2 नाम ले रहा हूं, एक रीना और एक प्रशांत। रीना जी और प्रशांत जी, ये दोनों क्या कर रहे हैं? भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि गोल्ड ऊपर नीचे जा रहा है या मेटल जा रहा है ऊपर नीचे। मार रहे हैं 10 तुक्के, उसमें से 1 या 2 तुक्के सही बैठ रहे हैं। और अभी भी लेटेस्ट तुक्का जो रीना जी ने मारा हुआ है, वो ये मारा हुआ है, जून से जो गोल्ड है वो और बढ़ता आपको दिखेगा, और तब से गोल्ड नीचे ही जा रहा है। लोग जो इन्वेस्ट करके बैठे हैं वो परेशान बैठे हैं। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ तुक्केबाजी चल रही है। जिन चीजों को प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, जिन चीजों पे रिसर्च पूरी नहीं है, उन पे ये लोग तुक्के मार रहे हैं। और जिनको पता भी है कि भाई इतना हो सकता है, इतना हो सकता है कि मार्केट अप एंड डाउन हो सकती है, इस चीज को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन ये पूरे स्टॉक प्रेडिक्ट करने पे लगे हैं। वो जो सही नहीं हो रहे वो तुक्के ही लग रहे हैं। क्योंकि जो लोग इतना पढ़ के बैठे हैं ना, जिन्होंने सालों पढ़ा है, जिन्होंने पीएचडी भी की है, वो भी भविष्यवाणी नहीं कर पा रहे हैं ऐसी जैसी ये लोग कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ टीआरपी की गेम है कि मैंने ये बोल दिया, मेरी ऐसी ऐसी टीआरपी आ जाएगी और मैं सोशल मीडिया पे हो जाऊंगा वायरल। और एक बार वायरल हो गया तो मेरे को आएंगे क्लाइंट। तो कहां कहां क्या क्या माइंड गेम चल रही है लोगों को फंसाने के लिए या करने के लिए, वो एंडी है। मैं एक ज्योतिष के पास गया तो उसने अलग प्रेडिक्ट किया, मैं दूसरे ज्योतिष के पास गया तो उसने अलग प्रेडिक्ट किया। एक जन्म कुंडली, दोनों ज्योतिषी अलग अलग उसकी गणना करते हैं। ऐसा क्यों? जबकि प्लैनेट तो सब सेम है, पोजीशन भी सेम है, टाइम भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन गणनाएं चेंज हो जाती हैं ज्योतिषियों की। ऐसा क्यों? पहली बात तो कोई भी ज्योतिषी जो हैं वो अलग अलग प्रेडिक्ट नहीं करते, क्योंकि वो जोशी ही नहीं है ना। अच्छा। आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास नहीं जा रहे, आप कंटेंट क्रिएटर्स के पास जा रहे हैं। ये ना एक फर्क है एस्ट्रोलॉजर में और कंटेंट क्रिएटर में। अब ये कंटेंट क्रिएटर इतने भर रखे हैं ना कि 90% इन्होंने ही पूरा का पूरा एनवायरनमेंट घेर रखा है। सर मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि ये कैसे पता लगेगा एक आम आदमी को कि भाई ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है, ये एस्ट्रोलॉजर सही है और ये गलत है। वो मैंने आपको 2 चीजें बता दी। वो तो भाव लेके गया एक। वो मैंने आपको 2 चीजें बता दी। जो आपको डरा रहा है, अडंबर करके बैठा है पूरा का पूरा, आपको इधर उधर मेन मुद्दे से भटका रहा है, एक तो वो है। दूसरा जो आपको ग्रहों के जाल में बांध रहा है, ऐसा होगा तो ऐसा है, ये चंद्र के साथ शुक्र बैठा है तो चंद्र शुक्र की युति में हम ऐसा देख लेंगे। ये जो ऐसे बातें कर रहे हैं ना, ठीक है ना, इनसे भी बचना है। जो भी जेनरिक बात बोल रहा है ना, वो कभी सही हो ही नहीं सकता। जब तक आप हर जातक की कुंडली को एकदम गहराई में जाके नहीं पढ़ोगे, आप सही नहीं हो सकते। राशिफल के बारे में आपका क्या कहना है? सुबह जो हम न्यूज़ चैनल खोलते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें राशिफल लिखा होता है और लोग उसको इतनी शिद्दत से पढ़ते हैं और टीवी चैनल्स पर इतनी शिद्दत से देखते हैं कि उनको लगता है कि बस आज जो राशि में हो गया ना, आज जो बोला है बाबा जी ने या पंडित जी ने, वो बिल्कुल एकदम हमारे साथ वैसे ही होगा। तो राशिफल के बारे में आपका क्या कहना है? दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, 12 राशियां हैं, तो क्या अब 90 करोड़ जनता एक ही तरह से चल रही है? मैं भी सर वही, मुझे भी कई बार लगता है कि 90 करोड़ जनता एक तरह से नहीं चल रही है। नहीं चल रही। उसके ऊपर
आप ये देखोगे कि वो लोग राशि में ना, राशिफल में एक जेनरिक बातें बोलते हैं कि आज आपका धन योग है, आज आपको पैसा आ सकता है। अब अगर एक व्यापारी है, उसके पास 30 दिन है, 30 दिन में से 15 दिन उसके पास कोई पेमेंट आनी होती है और 15 दिन उसने कोई पेमेंट देनी होती है, ऐसे ही घूम रहा है, ठीक है। और आप यही बात बोल दो 1 तारीख के आसपास या 7 तारीख के आसपास जब लोगों की सैलरी आती है, आज धन योग है, वही धन योग तो हो ही गया ना। आप एक, और जिसके पास नहीं आई कोई बात नहीं, आज सच नहीं हुआ, अगली बार देखेंगे शायद सच हो जाए। तो ये सिर्फ एक जेनरिक प्रेडिक्शंस हो रही हैं जिसमें 2 बंदों के तुक्के सही हो जाते हैं और 2 के तुक्के नहीं सही होते हैं, और ये चल रहा है। शादी से पहले हम कुंडली मिलाते हैं। अब जो लोग कुंडलियां नहीं मिलाते तो क्या उनकी शादियां सक्सेसफुल नहीं होती? आज के टाइम पे मैं बात करूं तो जो लोग कुंडली नहीं मिलाते उनकी ज्यादा सक्सेसफुल होती है। मैं भी आपको ये बोलने वाला था। उसका रीजन बताता हूं। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये है कि वही है, वो 30 दिन वाले ज्योतिषी हैं, ठीक है ना, उन्होंने कुंडली मिलान करवाया। जिन्होंने कुंडली मिलानी है, गुण मिला लिए, दोनों के गुण मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? गुण ही हमने सुना है आज तक, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भगवान राम और सीता मैया के भी गुण मिले थे। ऐसा नहीं होता है, ये तो आपको किसी ने बोल दिया, लेकिन जब एक्चुअल में कुंडलियां मिलाई जाती हैं तो बहुत सारी चीजें मिलाई जाती हैं। अच्छा, खाली गुण ही नहीं मिलाए जाते? नहीं, अगर आपको एक लड़का देखना है तो आप क्या देखोगे कि यार उसका करेक्ट, लड़का या लड़की, उसका करेक्टर अच्छा हो, लड़का अच्छा कमा रहा हो। आजकल तो लोग ये भी देखते हैं कि लड़कियां कितना कमा रही है, अगर दिल्ली एनसीआर में है तो, मतलब यहाँ भी कोई महानगरों में है। लड़की के लिए देख रहे हैं तो भाई कि उनकी प्रजनन शक्ति कितनी है ये देखेंगे, ग्रस्त हैं कि नहीं है दोनों बंदे, ऐसी कुछ बातों को हम पूरा देखेंगे ना कि, और खराब टाइम तो नहीं आने वाला है किसी का भी, और खराब टाइम आ रहा है तो दोनों का इकट्ठा तो नहीं आ रहा है कहीं। तो बहुत सारी चीजें जब आप देखेंगे। अच्छा, खाली गुण मिलाने से काम नहीं चलता? गुण मिलाने का मतलब तो ये हो गया कि लेट से कि आपके लड़के में 100 अवगुण है, आपने सेम 100 अवगुण वाली लड़की ले ली, तो गुण मिल गए गुण, और हो गया काम। तो ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा ना, ठीक है। तो अब वो ये कि 30 गुण मिल गए, अब पता चले कोई अवगुण मिल रहे हैं, क्या मिल रहा। गुण मिलाना एक, ठीक है, एक प्राइमरी स्टेप है, लेकिन वो सिर्फ 20% का स्टेप है। उस 20% के ऊपर अगर आप डिसीजन ले रहे हो तो वो डिसीजन सही नहीं आने वाला, क्योंकि आपने 80% चीजें देखी ही नहीं है। और अगर आपने 80% नहीं देखी, 20% पे तुक्का मार रहे हो, तो इससे अच्छा तो ऐसी शादी कर लो ना, मत देखो ना। आज के सोशल मीडिया के दौर में आपने भी बहुत सारी रील्स देखी होंगी, आपने बहुत सारे पॉडकास्ट भी देखे होंगे, हम भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य झूठ फैलाना और आडंबर रचना और किसी को भी गलत इन्फॉर्मेशन देना नहीं है। तो आजकल के टाइम पे जो आप देखते हैं रील्स वगैरह, तो उसमें सबसे बड़ा झूठ जो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं आपकी नज़र में? सबसे ज़्यादा झूठ जो है ना, वो चलता है 2 तरीकों से। एक है कि हम प्रेडिक्शन करेंगे 6 महीने या साल बाद वाली, जिसको कोई नोटिस करेगा नहीं करेगा, और टाइम आगे बढ़ जाएगा, और अगर वो सही हो गई तो हम अपनी रील उठा के डाल देंगे कि देखो हमने तो की थी। दूसरा, लोग कहेंगे कि यार हमारे ये उपाय कर लो, 2-2 मिनट के उपाय कर लो और चीजें बदल जाएंगी। हाँ, बिल्कुल चल रहा है सर आजकल ऐसा। तो ये जो 2 झूठ हैं सबसे बड़े हैं। इसके साथ आपको आडंबर वालों से और जो चैट जीपीटी की कहानियां सुना रहे हैं उनसे, उन लोगों से बचना है। सर, शनि का हमने बहुत सुना है, शनि का प्रकोप भी बहुत सुना है, शनि जी का गुस्सा भी बहुत सुना है। क्या शनि वाकई में आदमी की लाइफ को तबाह कर देते हैं क्या? आपने ना दोनों रीलें सुनी होंगी। कुछ रीलों में आपने ये सुना होगा कि शनि देव ने बहुत कष्ट दिए, कुछों में आपने ये भी सुना होगा कि शनिदेव ने आपको बहुत तरक्की, राजा बना दिया। अब पॉइंट यही है कि हर ग्रह आपको अच्छे और बुरे फल दे सकता है, डिपेंड करता है कि उसकी आपकी कुंडली में क्या प्लेसमेंट है। जैसे शनिदेव में कष्ट की इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी अगर वो कष्ट दे रहे हैं। अगर वो सुख देने वाले घरों में बैठे हैं तो वो सुख ही देंगे, या उनकी जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वहां पे उनके नक्षत्र वक्षत्र अगर सब सही बैठे हैं, अगर वो सुख देने वाले में बैठे हो तो सुख ही देंगे। लेकिन अगर वो कष्ट देने वाले में बैठे हैं तो अगर शुक्र ने कष्ट देना है इतना तो शनिदेव थोड़ा ज्यादा दे देंगे। और ऐसा नहीं है कि कुछ भी ड्रास्टिकली बदल जाएगा। अब ये कह देना कि शनिदेव किसी को कष्ट दे रहे हैं या कोई एक प्लैनेट कष्ट दे रहे हैं, वो गलत है। आपकी कुंडली में क्या प्लेसमेंट है किस प्लैनेट की, हर लेवल पे जाके देखेंगे हम, तब पता चलेगा कितने कष्ट देंगे। और ये जो लोग बोल देते हैं कष्ट दे रहे हैं, तो इसमें होता क्या है, मैं एक रीजन बताता हूँ आपको। जैसे मैंने आपको 4 ग्रह बता दिए, ठीक है ना, मंगल, शनि, राहु, केतु। अब कुंडली में कुछ घर भी हैं जो लोग जेनरिक प्रेडिक्शन करते हैं 30 दिन वाले। अब कुंडली में कुछ घर भी हैं,
6, 8, 12 टफ माने जाते हैं कि जब इनका पीरियड आएगा तो आपको में थोड़े टफनेस आएगी, थोड़े कष्ट आएंगे। अब कोई ना कोई ग्रह उन चारों में से, इन तीनों में से किसी एक घर में बैठा ही होगा, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब बस यही आपको लगेगा कि भाई ओहो हो मेरा तो राहु सही नहीं बैठ रहा, ओ किसी ना किसी का कुछ ना कुछ सही नहीं बैठ रहा है। और यही एक लाइफ साइकिल है। हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर आपको कोई भी डरा रहा है, आपके पास कोई ना कोई कष्ट जरूर है। भाई लाइफ ऐसे चलती है साइकिल की तरह, ठीक है ना, साइक्लिक वेव फॉर्म में। और अगर आपका जीवन में लेट्स से कि कैरियर अच्छा चल रहा है, तो हो सकता है कि रिलेशन कम चल रहे हो, रिलेशन अच्छे चल रहे हैं, कैरियर हो सकता है नॉर्मल चल रहा हो, हेल्थ में डाउनफॉल हो। कुछ ना कुछ एक चीज जो है ना, इंसान उस एक चीज को पकड़ता ही रहता है। और यही ग्रह करते भी हैं। एक पीरियड में आप कहीं और फोकस कर रहे होते हैं, फैमिली में ज्यादा फोकस कर रहे होते हो, कभी आप अपने काम पे ज्यादा फोकस कर रहे होते हो। तो ऐसे जो ये वेव है ना, ये चलती रहती है। आपके हिसाब से लोग अवेयर हों, लोगों को पता रहे कि यार ये सही है और ये गलत है, लोगों की अवेयरनेस के लिए आपके हिसाब से क्या वो करें जिससे कि वो लुटने से बचें और परेशान होने से बचें और उनको सही समाधान मिले? वक्त बुरा आया है, वो वक्त निकलेगा ही, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर आपको ये बता सकता है कि वो वक्त कब तक निकलेगा, आप क्या प्रिकॉशंस ले लें, आप उस वक्त में शांति बनाए रखें, कोई नया काम ना शुरू करें, उस टाइम को जाने दें, ठीक है। या क्या चीज़ आपके फेवर में जाएगी, कोई केस आपके फेवर में जा सकता है, कब जा सकता है, कब नहीं जा सकता है, ये कुछ चीज़ें आपको बताई जा सकती हैं। लेकिन इससे ज़्यादा जो आपको डरा दे, उसका कुछ भी फायदा नहीं है, उनसे आपको बचना ही है। आप आए आज, आपने टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद कि हम मिल के कुछ भ्रम हटा सके, जी, कुछ कदम आगे चल सके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।